हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल द विमल पर। दोस्तों, हम आज की वीडियो में देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है। आपके सेकंड सेमेस्टर में इसका पूरा सिलेबस यहाँ पर कौन कौन से इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलूँगा, ताकि आप लोग समझते हुए चलें कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसकी विषय वस्तु में। सेकंड पेपर है आपका, 50 नंबर का पेपर है। तो हमारी पहला जो टॉपिक है, जो है हमारा पहला टॉपिक, ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको प्रारंभिक शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है। प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पर भी आएगी आपको समझना है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप लोग प्राथमिक के अध्यापक बनेंगे। तो प्रारंभिक के अध्यापक बनने के लिए स्पेशली यहाँ पर आपको क्यों यह विषय पढ़ाया जा रहा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी, शिक्षा की ओर कितने सारे कानून इस पर बनाए गए, और साथ ही साथ शिक्षा की ओर कितने सारे प्रयास किए गए थे, शिक्षा का कितना विकास हुआ। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा सभी को समान रूप से मिले, चाहे इसमें किसी भी प्रकार से कौन गरीब है अमीर है, इन सभी भेदभाव को मिटा करके शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। और दोस्तों, सरकार का यह उद्देश्य होता है शिक्षा से सार्वभौमिकरण का। आप देखिए यहाँ पर। तो दूसरा हमारा जो आता है, इसे हमारा है संविधान के अनुच्छेद 21 से 29 एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसके विषय में बताया गया है। और भी बताया गया है उन सभी के बारे में, मतलब मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में फर्स्ट चैप्टर, और उसमें मैं बताऊँगा। दोस्तों, दूसरा यहाँ पर है बच्चों, ये दूसरा है हमारा बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार। तो 15 अगस्त 1947 और 22 अगस्त 1947 को भारत के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई। तो इसके विषय में उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, बालकों के क्या क्या अधिकार हैं, इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि जब आप बालकों को पढ़ाएंगे जाएंगे तो विद्यालय में आपको बाल अधिकारों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 RTE 2009। इसमें दोस्तों ये जो एक्ट बना है 2009 में पारित हुआ और 2010 में पूरे में लागू हुआ। 2010 से लागू होने के बाद ही 2011 से जो TET होने लगी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो इसी की देन है। RTE 2009 की ही देन है। इसके अनुसार हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के विषय में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हमारा वो नंबर 2 ये आता है हमारा, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ। तो इसको ऊपर करते हैं, बात करते हैं इसकी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आइए चलो देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी। एंड लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, आकलैंड एवं कर्जन का योगदान। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के से ही
प्रारंभ होता है। अंग्रेजों के समय से ही किस तरीके से उनमें प्राथमिक शिक्षा पर योगदान दिया। यहाँ पर अगर मैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की बात करूँ तो इनकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि इनकी शिक्षा नीति थी जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए दी जाए। उच्च वर्ग का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो बहुत ही धनवान है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन लोगों की शिक्षा दी जाए। और उनके द्वारा जो शिक्षा वो उच्च लोगों को दिया जाए वो नीचे के लोगों को शिक्षित करेगा। तो इस तरह की शिक्षा लॉर्ड मैकाले की थी, उसको बहुत अच्छी शिक्षा नीति नहीं कह सकते। इसके बाद दोस्तों वुड का घोषणा पत्र आया। इसमें प्राथमिक शिक्षा को पहली बार बहुत महत्व दिया गया था। वुड के घोषणा पत्र में हंटर आयोग आया। इसके बाद ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान भी है। प्रारंभिक शिक्षा के इन सभी विषय में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद हमारा आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग के बाद है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। और इसके बाद हमारा है यशपाल समिति। और बात करते हैं हमारी, ये आता है हमारा नेक्स्ट आता है कहाँ गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, NCFTE 2009। अब बात करते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा ये है, हमारा इसी टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जिसे हम OP के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के अंतर्गत हर एक स्कूल में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए और 2 अध्यापक होने चाहिए। यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसके बाद हमारा आता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST। नेक्स्ट हमारा आता है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT। और नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। और दूसरा नेक्स्ट और आता है हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय DPEP। और हम विद्यालय शिक्षा की तैयारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में। इन सभी के कार्यक्रम के विषय में आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देखिए और कौन कौन सी योजनाएं हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। नेक्स्ट आता है हमारा ECCE कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, और मध्याह्न भोजन पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणेश बच्चे हेतु फर्नीचर। ये भी हम सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक नेक्स्ट आगे वीडियो हमारी आएगी कस्तूरबा गांधी परियोजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। तो इस तरह से इतनी चीज़ों को यहाँ पर पढ़नी है। जितनी भी विषय यहाँ पर आपको 7 विषय सेकंड सेमेस्टर में है। इसके बाद कल से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 से 29 एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियों का आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियो बनाते हैं
उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।